नमस्कार। हम कक्षा 10 के अंदर एनसीईआरटी की मैथ्स में पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं, ठीक है, उसकी प्रश्नमाला 1.1 हमने पिछले 2 वीडियो में कवर कर ली है। आज उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, ये क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, पहले तो भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें खुद का भी भाग जाता हो, एक का तो सभी में जाता ही है, खुद का भी भाग जाता हो और किसी संख्या का जाता हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं 4, तो 4 में किस किस का भाग जाएगा, तो 1 का जाएगा, और किसका जाएगा, 2 का जाएगा, और किसका जाएगा, 4 का जाएगा। तो यहाँ पर एक और खुद यानी 4 के अलावा भी किसी और संख्या का भाग, जैसे 2 का भाग जा रहा है, इसलिए 4 क्या है, भाज्य। और ऐसी संख्या जिसमें खुद और एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो अभाज्य कहलाती है। तो ये क्या कह रहा था, कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, यानी गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अभी हमारे पास 4 एक भाज्य संख्या है, तो इसको क्या लिखता हूं मैं, 2 गुणा 2। तो यहाँ पे 2 भी क्या है, अभाज्य है। ठीक है, 2 क्या है, अभाज्य, क्योंकि 2 में 2 और 1 के अलावा और किसी संख्या का भाग जाता नहीं। तो जो भाज्य संख्या 4 थी उसको क्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी अभाज्य रंग संख्याओं के गुणा के रूप में हम लिख सकते हैं। तथा क्या है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय या यूनिक होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे 6 है, 6 में 1 का भाग जाता है, 6 का भी जाता है, इसके अलावा 2 और 3 का भी भाग जाता है, इसलिए ये क्या हुई, भाज्य संख्या। तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में किस तरह लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। तो 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य संख्या है। और इन गुणा का क्रम 2 गुणा 3 लिखो या 3 गुणा 2 लिखो, बात वही, इन गुणा के क्रम का ध्यान रखे बिना यूनिक होता है। ठीक है, ये कहने का मतलब ये प्रमेय कह रहा। बाकी जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, इसका सबसे पहले वर्णन यूक्लिड के एलिमेंट्स नामक पुस्तक में था। लेकिन सबसे पहले इसकी सही उत्पत्ति किसने दी थी, फ्रेडरिक गॉस ने। इनकी कृति थी डिस्क्रिशंस अर्थमेटिक, उसमें दी थी। ठीक है, और इस कार्ल फ्रेडरिक को गणितज्ञों का राजकुमार कहते थे। ठीक है, और ये भी जैसे न्यूटन है, आर्किमिडीज है, इस तरह का एक महान जो वैज्ञानिक बोलो या गणितज्ञ बोलो। अब देखो, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ने कहा कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, की संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो पहले तो इनको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 6 के किस तरह करेंगे, आप करते आए हमेशा से, ऐसे लिखते थे आप। 6 में किसका भाग जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 का कितनी बार गया, 3। फिर 3 में किसका जाता है, 3 का ही जाता है। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। इसी तरह दूसरी अभाज्य जो भाज्य संख्या है वो क्या है, 20। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 20 में सबसे पहले देखेंगे 2 का भाग जाता है, हाँ जाता है, कितनी बार, 10 बार। फिर 3 का नहीं जाता, 4 का, 4 तो अभाज्य है नहीं, आगे वाली कौन सी है, 5, तो 5 का भाग जाता है। ठीक है, और वैसे देखें तो एक बार और 2 का भाग जाएगा, तो 2 का और भाग दे दो, 2 का कितनी बार, 10 में 5 बार, और फिर 5 का 5 में भाग 1 बार। तो 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 2 और गुणा 5, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्तक हमने पढ़ा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाता हो। जैसे 6 और 20 दोनों में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो दोनों में पूरा पूरा भाग किसका जाएगा, वो हमें देखना है। तो हमने जो अभाज्य गुणनखंड कर दिए 6 के, 2 गुणा 3, 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होती, वही घात 1 है। ठीक है, इधर 20 को क्या किया, 2 गुणा 2 गुणा 5, तो 2 आपस में 2 बार गुणा है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 की घात 2 लिख दी है। तो 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1, जिनके ऊपर घात नहीं है लिखी हुई, इसका मतलब घात 1 है, ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, इनमें कॉमन, तो कॉमन क्या है दोनों में। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे जो 2 इंटू 2 है उसको यहाँ पे 2 की घात 2 कर देता हूँ। तो कॉमन क्या है, 2 दोनों में है, हाँ बिल्कुल है। और कॉमन की छोटी घात, भाई 3 तो दोनों में नहीं है और नहीं 5 है, तो वो लेना नहीं है एचसीएफ में। तो एचसीएफ में क्या लेना है, 2 और 2 की छोटी घात। तो छोटी घात क्या है, 2 की छोटी घात क्या है, 1, इसलिए 2 क्या होगा इनका एचसीएफ। ठीक है। और एलसीएम, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, कहने का मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 6 का भी भाग जाता और 20 का भी जाता हो, इसका उल्टा एचसीएफ। ठीक है। तो इसमें क्या लेना है, जो कॉमन है उनकी बड़ी घात लेना है, यानी एलसीएम में क्या लेंगे, कॉमन। तो कॉमन क्या है, 2, 2 की बड़ी घात क्या है, 1 या 2। तो आप देखोगे दोनों में से बड़ी है वो 2 है, तो 2 की घात 2। और कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, तो 3 है, तो 3 को भी लेना है, 3 की घात 1। और 5 है, 5 को भी लेना है। इन सबको गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, एलसीएम। यानी क्या आया, 2 की घात 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 60। तो 60 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें अगर ज्ञात करना है क्या, एचसीएफ ज्ञात करना है, तब तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन दोनों में, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 था उभयनिष्ठ और छोटी घात क्या थी, एक में 1 थी और एक में 2 घात थी, तो 1 वाली ही ली, 2 की घात 1 यानी 2 आ गया एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता था, संख्याओं से संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। यहाँ पे कॉमन से मतलब नहीं है, सब लेनी है और सब में भी बड़ी घात। जैसे 2 था तो 2 की घात 2 था बड़ी, 3 एक में नहीं था फिर भी लेना था, और 5 ये सब, और इन सब का गुणा करने पे क्या आया था, 60। ठीक है। अब और क्या है, हम 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया। एक और हम देखेंगे कि 6 और 20 का गुणा करें, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया, तो क्या आता है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा क्या आया, एक, जो दोनों संख्याओं का गुणा 120 आया। और एलसीएम क्या थी, एलसीएम थी 60 और एचसीएफ क्या थी 2, तो इन दोनों का गुणा भी क्या आया, 120। यानी कहने का मतलब दो संख्या हैं तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ठीक है। अब सीधे प्रश्नावली का पहला प्रश्न करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रश्नावली 1.2 पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, सिर्फ व्यक्त करना है। तो पहला प्रश्न है, इसमें क्या है, 140 को व्यक्त करना है। तो वही आप हमेशा करते आते हो, 140 ऐसे लिख दो। 140 में सबसे पहले 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग दे दो, कितनी बार गया, 70 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है, दे दो, कितनी बार गया, 35 बार। फिर 2 का नहीं जाता है तो छोड़ दो, 3 का नहीं जाता है छोड़ दो। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है 5, 5 का जाता है कितनी बार, 7 बार। और चाहो तो 7 का भाग 7 में 1 बार। तो इस तरह 140 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2, ये लिख दिया। फिर आगे क्या है, और 2 है तो 2 गुणा 2, फिर क्या है 5, फिर गुणा क्या है 7, ये आ गया। अब देखो 2 आपस में 2 बार आया, इसलिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, तो 2 की ऊपर घात 2 लगा सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हो गया। ठीक है। इस तरह लिखेंगे, इन सब का गुणा करेंगे तो 140 आएगा, 2 की घात 2 यानी 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, वो भी मैं करवा लेता हूं, बाकी वाले 3 सेल्फ स्टडी करना। ठीक है। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा वाला है, उसमें 156 का निकालना है। तो 156 है 156, इसी तरह लिख दो। सबसे पहले अगर इकाई का अंक सम है तो उसमें 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 156 में 1 में नहीं जाता, 15 में दे दो 7 बार, 1 बच जाएगा। और साथ में 6 आते ही 16 हो जाएगा, 16 में कितनी बार, 8 बार। फिर 2 का भाग जाएगा क्योंकि 8 है वो सम है, कितनी बार जाएगा, 7 में 3 बार, 1 बच जाएगा। और 8 पास में आते ही 18, 18 में 2 का भाग 9 बार। इस तरह 78 में 39 बार चला गया। अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 9 है, 9 सम संख्या है नहीं। ठीक है। तो किसका भाग देंगे, 3 का भाग जाता है क्या, 3 का भाग उसमें जाएगा जिनके अंकों का योग
में 3 का भाग, यानी 3 और 9 इनको जोड़े तो 12 होता है, उसमें भाग 3 का जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग पूरे में जाएगा। तो 3 का भाग पहले 3 में एक बार, फिर 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी 39 में 13 बार 3 का भाग गया। अब फिर 2 का नहीं जाता है 13 में, 3 का नहीं जाता है, 4 तो भाज्य है, 5 का जाता नहीं, 7 का जाता नहीं, फिर 11 का जाता नहीं, तो 13 खुद अभाज्य संख्या, इसलिए और किसी का भाग जाएगा नहीं। तो अब 156 है, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले ये 2 है तो 2 गुणा, दूसरा वाला ये 2 गुणा, फिर नेक्स्ट है 3 गुणा, फिर नेक्स्ट है 13। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2, आपस में 2 बार है, बाकी सब एक बार है, तो गुणा में 3 और 13। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था, यही पूछा था। तो 2 प्रश्न मैंने कर दिया, पहला और दूसरा। अब तीसरा, चौथा और पांचवा इसके अभाज्य गुणनखंड खुद सॉल्व करना, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक म-स-प, और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती यानी ल-स-प, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर है। वो तो हमने पहले भी देखा है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो दोनों, पहला प्रश्न है कौन सा, 26 और 91। तो 26 के भी अभाज्य गुणनखंड कर दो, 26 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 13 बार, और 13 तो खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 का 13 में एक बार। तो 26 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा 13, ये 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। फिर नेक्स्ट है 91, 91 में किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, किसका जाएगा, 7। 7 का 9 में दोगे तो एक बार बच जाएगा 2, और 21 हो जाएगा उसमें 3 बार। 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा। तो ये हो गया 91। 91 में क्या हो जाएगा, 7 गुणा 13, ठीक है, इस तरह लिख दिया। अब क्या है, इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ, मसप क्या होता है, उभयनिष्ठ कॉमन की सबसे छोटी घात, ठीक है। जो भी उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो, ठीक है, कॉमन की छोटी घात है वो क्या होता है, एचसीएफ। तो कॉमन कौन सा आ रहा है, 2 दोनों में है क्या, नहीं है। 7 है क्या दोनों में, नहीं है। तो कौन सा दोनों में है, 13 दोनों में है, ठीक है। और 13 की घात क्या है, सिर्फ 13 ही लिखा हुआ है, इसका मतलब 13 की घात क्या, एक ही। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 13। और एलसीएम, एलसीएम में सभी लेना है और सबसे बड़ी घात, तो 2 की घात एक ही है, वही बड़ी, ठीक है। 7 उसी को भी लेना है। अब 13 दोनों में है तो कॉमन है उसमें बड़ी घात, तो इसमें भी दोनों में एक ही घात है, इसलिए ये लेना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 इंटू 7 91 इंटू 2, तो 182 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणा और एलसीएफ और एचसीएफ का गुणा बराबर होता है, ये देखना है। तो पहले दो संख्याओं का गुणा कर दे, दो संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी जिसका हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया है, वो 26 और 91 थी। तो 26 और 91 का गुणा करना। अब मैं यहाँ साइड में करके आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 91 और 26 का गुणा। तो आप गुणा करोगे तो 6 इंटू 1 6, 6 का 9 से 54, फिर 2 का करोगे 1 से तो 2, 2 का 9 से करोगे तो 18, जोड़ोगे तो 6, 6 8 5 13, हासिल का 1, और ये क्या आ गया 23 और 66। ये तो दो संख्याओं का गुणा आ गया। अब एलसीएम और एचसीएफ इनका गुणा भी यही आना चाहिए, ये देखना है हमें। तो क्या है, एलसीएम तो आई हमारे 182 और एचसीएफ आई हमारी क्या है 13, तो गुणा 13। अब इनका भी गुणा मैं साइड में कर देता हूं, यहाँ पे 182 गुणा
13, 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 6, 3 इंटू 8, 8 ये 24, हासिल के 2 हो जाएंगे, 3 और 2 5, गुणा में 1 का करेंगे 2 से 2, 8 से करेंगे 8 और 1 से करेंगे 1, जोड़ देंगे 6 6, 8 5 13, हासिल का 1 क्या आया 2366। अब इधर देखो आप लोग, दो संख्याओं का गुणा किया वो भी 2366 और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया वो भी 2366 आया। इसका मतलब क्या है कि दो संख्याओं का गुणा है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणा है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर है। तो इससे क्या आ गया, दो संख्याओं का गुणा या गुणनफल किसके बराबर आया, एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर, यही लाना था। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे में भी 510 और 92 के पहले तो क्या कर देना, अभाज्य गुणनखंड, उसमें से कॉमन है उसकी छोटी घात तो हो जाएगी एचसीएफ, और जो एलसीएम लेंगे उसमें सब लेना है और जो कॉमन है उनकी बड़ी घात लेना है। ठीक है, और इन 510 और 92 का गुणा कर देना और जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उनका गुणा कर देना, बराबर आएगा। इसी तरह तीसरा भी। ठीक है, तो ये कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे क्वेश्चन और हैं वो अगले वीडियो में ले लेंगे हम। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।